हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मार्च महीने के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पिछले एक सप्ताह में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर मैं 15 से लेकर के 21 मार्च की 50 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर कराऊंगा। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 21 मार्च को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मणिपुर जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। मणिपुर के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या है टोटल 60 और इन 60 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी ने यहाँ पर टोटल 32 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है और एक बार फिर मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एन बीरेन सिंह मणिपुर के दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनका जो पिछला कार्यकाल था वो 2017 से लेकर 2022 तक चला और अब नेक्स्ट कार्यकाल 2022 से लेकर के 2027 तक चलेगा। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इंडियन सुपर लीग जो है ये भारत के अंदर एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। तो कई सारी टीमें इसमें खेलती हैं। इसमें इस बार जीता है इसको हैदराबाद FC ने, यानी कि हैदराबाद का जो फुटबॉल क्लब है इसने इस बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। हैदराबाद FC ने फाइनल में हराया है केरल ब्लास्टर्स को। तो केरल का जो फुटबॉल क्लब है केरल ब्लास्टर्स, इसको हरा करके हैदराबाद FC ने पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुषों का पुरस्कार किसको दिया गया? तो जो स्पोर्ट्स स्टार है इसके द्वारा हर साल खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि को देखते हुए एक्सेस अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2022 के इन पुरस्कारों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें पुरुषों में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर बने हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था और ये आप जानते हैं भारत के एक मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी है। तो पुरुषों में तो ये विजेता बने हैं, वहीं महिलाओं में मीराबाई चानू को यह सम्मान दिया गया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के अंदर भारत को पहला मेडल दिलाया था जो कि था सिल्वर मेडल, और मीराबाई चानू भारत की एक मशहूर भारोत्तोलक हैं। तो पुरुषों में अगर आपसे पूछें तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर बने हैं नीरज चोपड़ा और महिलाओं के अंदर मीराबाई चानू। 21 मार्च को आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हाल ही में 21 मार्च के दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में दोनों कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में भारत को रिप्रेजेंट किया। साथ ही आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत को टोटल 29 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं, तो उसके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉट मॉरिसन का धन्यवाद किया। तो इसकी राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो सिपरी जो कि एक संस्था है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बेस्ड है। इसका मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो संस्था है ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम होता है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, और ये रिपोर्ट 2021 के लिए हाल ही में जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है अपना भारत, यानी कि भारत ने 2021 में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया है। सिपरी की इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर के 2021 यानी कि इस टाइम पीरियड में जिन कंट्रीज ने हथियारों का सबसे ज़्यादा आयात किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं, उनमें नंबर 1 पर है अपना भारत, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया में 11% यहाँ पर हथियारों का आयात किया है। वहीं दूसरे नंबर पर है सऊदी अरेबिया जो कि लगभग 11% इसका भी शेयर है। फिर इसके बाद मिस्र 5.7%, ऐसे ही आप अन्य कंट्रीज का भी देख सकते हैं। तो दुनिया के जो 3 सबसे बड़े हथियार आयातक देश हैं उसमें नंबर 1 पर है भारत, दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब और तीसरे पर है मिस्र। इसी तरीके से अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्टर्स हैं हथियारों के, तो उनमें नंबर 1 पर आता है अमेरिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका जितना भी पूरी दुनिया में हथियारों का निर्यात होता है
उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका अकेले ही 39% हथियारों का निर्यात करता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है रूस, जिसका परसेंटेज है 19%। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस। तो यहाँ पर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला ये कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, तो अपना भारत। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो अमेरिका। और अगर हम निर्यात करने के मामले में देखें तो भारत का स्थान है 23rd। यह भी आपको ध्यान रखना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो अभी जो मैंने आपको बताया दुनिया का हथियार सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स जो हैं ये महिलाओं को उनके क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए नीति आयोग द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत की गई थी सन 2018 में। तो इस साल ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं ये इसका 5वां संस्करण है। तो इस 5वें संस्करण को खास बनाने के लिए इस बार टोटल 75 महिला उद्यमियों को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है भारत अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि इस साल 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर नीति आयोग ने इस बार टोटल 75 महिला उद्यमियों को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये अवार्ड्स जो हैं ये टोटल 7 कैटेगरी में महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए हैं। सरदार बर्डी मुखामदेव इनमें से किस मध्य एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो सरदार बर्डी मुखामदेव जो हैं ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एक देश है और इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं सरदार बर्डी मुखामदेव। तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है अशगाबाद और यहाँ की करेंसी है मनात। हाल ही में किस देश के मशहूर खगोल वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं यूजीन न्यूमैन पार्कर, ये अमेरिका के एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे। इनका सोलर फिजिक्स में काफ़ी योगदान रहा है और इसी को देखते हुए नासा ने 2018 में जो अपना सोलर मिशन लॉन्च किया था उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा था, पार्कर सोलर प्रोब। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम है यूजीन न्यूमैन पार्कर। वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मुंबई। जैसा कि आपको पता होगा 2021 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो COP26 सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में। और उसी सम्मेलन के दौरान भारत ने ये लक्ष्य रखा था कि भारत सन 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए पूरे भारत का लक्ष्य है सन 2070 तक। लेकिन जो मुंबई शहर है इसके लिए ये लक्ष्य 2050 तक के लिए ही रखा गया है। यानी कि 2050 तक ही मुंबई शहर जो है ये नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने मुंबई शहर के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान जारी किया है, जिसको बोलते हैं मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान। क्लाइमेट एक्शन प्लान यानी कि MCAP। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसके अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रंजीत रथ। तो अभी के समय ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी कि CMD, उनका नाम है सुशील चंद्र मिश्रा। लेकिन ये इसी साल 30 जून 2022 को रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद कौन होंगे, उसके बाद होंगे रंजीत रथ। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है और ये भारत की ONGC के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका टाइटल है रेस्ट अस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। तो आपको बताना है कि ये जो किताब है ये किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि GR विश्वनाथ। GR विश्वनाथ जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, इनका पूरा नाम है गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। और इन्होंने 1969 से लेकर के 1986 के बीच में भारत के लिए टोटल 91 टेस्ट मैच खेले थे और उसमें इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा रन लगाए थे। तो इन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है यानी कि अपने ही जीवन के बारे में लिखा है जिसका टाइटल है रेस्ट अस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी।
यहाँ पर आप इसका कवर पेज भी देख सकते हैं और इसको इन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार के सहयोग से लिखा है जिनका नाम है आर कौशिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर कौशिक और GR विश्वनाथ ने मिल करके ये किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में टोटल 146 देशों के बीच में भारत की रैंक क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी किया जाता है। तो इस बार ये टोटल 146 देशों के बीच में जारी किया गया है, जिनमें से जो टॉप कंट्री है वो है फिनलैंड, यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड और इसने लगातार पांचवी बार ये पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत की यहाँ पर रैंक है 136। टोटल 146 देशों में से भारत का स्थान है 136वां। हालांकि पिछली बार भारत की रैंक थी 133, तो यहाँ पर इस बार भारत 3 पायदान पीछे चला गया है। वहीं अगर हम सबसे आखिर में देखें तो जो सबसे आखिर में कंट्री है वो है अफगानिस्तान। तो इन्हीं 3 कंट्रीज के बारे में आपको याद रखना है। नंबर 1 है फिनलैंड, 136वां स्थान है भारत का और सबसे आखिर यानी कि 146वें स्थान पर है अफगानिस्तान। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 136। यहाँ पर आप टॉप कंट्रीज को देख सकते हैं। जो शीर्ष 5 देश हैं वो आपको मिलेंगे सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि फिनलैंड ये नंबर 1 पर है, फिर इसके बाद डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्विट्जरलैंड और उसके बाद नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में शीर्ष देश कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया इसमें जो टॉप कंट्री है वो है फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले विलियम हर्ट का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से देश से थे? तो विलियम हर्ट जो हैं ये एक मशहूर अभिनेता थे अमेरिका के। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। 1985 की इनकी एक फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया था ऑस्कर पुरस्कारों में। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसी तरीके से एशिया लेवल पर क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC और इसका मुख्यालय है श्रीलंका के कोलंबो शहर में। तो अभी के समय इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं और ये ACC के अध्यक्ष के अलावा आज के समय BCCI के सचिव भी हैं। BCCI के सचिव और ACC के अध्यक्ष हैं जय शाह। तो ACC के अध्यक्ष के रूप में जय शाह का कार्यकाल जो है ये अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के MD और CEO के रूप में किसे एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में TCS के नाम से भी जानते हैं, ये भारत की एक प्रमुख IT कंपनी है और अभी तक इसके MD और CEO थे राजेश गोपीनाथन। तो एक बार फिर से इन्हीं को अगले 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A राजेश गोपीनाथन। तो राजेश गोपीनाथन तो इसके MD और CEO हैं, बाकी इसके अध्यक्ष का नाम भी याद रखिए। TCS के वर्तमान अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के भी अध्यक्ष हैं। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 इनमें से किस देश के अंदर आयोजित किया जा रहा है? तो नाटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है यानी कि सैन्य गठबंधन है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके टोटल 30 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। हाल ही में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते नाटो काफ़ी चर्चा में भी रहा, तो इसके बारे में याद रखिए। इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो नाटो के जो सहयोगी कंट्रीज हैं और जो भागीदार देश हैं उन सब का आपस में एक अभ्यास होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड रिस्पांस, और इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार एक ही जगह पर होता है और वो है नॉर्वे। यानी कि नॉर्वे कंट्री की मेजबानी में ये कोल्ड रिस्पांस नाम का अभ्यास हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इस बार भी ये हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि नॉर्वे। ये हाल ही में 14 मार्च को शुरू हुआ है और ये चलेगा 1 अप्रैल तक। फूमियो किशिदा जो कि मार्च 2022 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A यानी कि जापान। तो जापान के आज के समय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फूमियो किशिदा और ये मार्च महीने में भारत की यात्रा पर आए थे। ये इनकी भारत की पहली यात्रा थी
और इस यात्रा के दौरान इन्होंने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो आपको यही बताना है कि भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पार्टिसिपेट किया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की इसी यात्रा से रिलेटेड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य की घोषणा की है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हाल ही में भारत और जापान के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि अगले 5 सालों में जो जापान की सरकार है वो भारत के अंदर टोटल 5 ट्रिलियन येन, जो कि आप जानते हैं येन जापान की करेंसी है, तो 5 ट्रिलियन येन जापान सरकार भारत में इन्वेस्ट करेगी और ये होता है लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस इनमें से किस शहर के अंदर बनाया। तो सीआरपीएफ जो कि आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और 19 मार्च को हाल ही में इसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। वैसे तो हर साल इसका स्थापना दिवस नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता था, लेकिन इस साल पहली बार नई दिल्ली के बाहर इसका स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये शहर कौन सा है? ये शहर है जम्मू। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू शहर में इसका आयोजन इस बार किया गया है। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सीआरपीएफ के जो इस समय महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है कुलदीप सिंह। हाल ही में एनपीसीआई ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेन देन को सक्षम बनाने के लिए किस यूपीआई की शुरुआत की घोषणा की है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इस सेवा के जरिए आप किसी भी समय एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस यूपीआई सर्विस की शुरुआत की है भारत की एक संस्था ने जिसका नाम है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आपको बता दूं कि भारत के अंदर यूपीआई के जरिए जो लेन देन होता है उसमें 50% से भी ज़्यादा केसेस में जो ट्रांजैक्शन है वो 200 रुपये तक का ही होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एनपीसीआई ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेन देन को सक्षम बनाने के लिए एक खास यूपीआई की शुरुआत की है जिसका नाम है यूपीआई लाइट। यानी कि इस यूपीआई लाइट सर्विस के जरिए ऑफलाइन मोड में ही 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, यानी कि बगैर इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो सकता है। ये जो यूपीआई लाइट सर्विस होगी ये वॉलेट सिस्टम के जरिए काम करेगी, यानी कि इसमें आप कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हैं। हालांकि इस पर लिमिट भी तय की गई है कि इस वॉलेट के अंदर आप सिर्फ 2000 रुपये तक ही ऐड कर सकते हैं। फिर इस 2000 रुपये को कहीं भी ऑफलाइन मोड में हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से हाल ही में आपको पता होगा जो फीचर फ़ोन रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक विशेष यूपीआई सर्विस की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था यूपीआई 123 पे। उसमें टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए लोग पेमेंट कर सकते हैं बिना इंटरनेट के ही। 44वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो शतरंज ओलंपियाड जो टूर्नामेंट होता है ये 1927 में शुरू हुआ था और तब से लेकर के अब तक भारत में इसका आयोजन कभी भी नहीं किया गया है। तो इस साल ये पहला मौका है जब भारत में इसका आयोजन किया जाना है और इसके लिए जो शहर चुना गया है ये है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। वैसे आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट है 44वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन रूस में किया जाना था, लेकिन क्योंकि हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है तो उसी के चलते रूस में इसको ना करा करके भारत में इसको करवाया जा रहा है। तो भारत में पहली बार होगी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। 16 मार्च को कमीशन किए गए अब तटीय गश्तीपोत आईसीजीएस सक्षम को इनमें से किस शिपयार्ड ने बनाया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि साल 2016 में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए टोटल 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी और इस श्रेणी को नाम दिया गया था समर्थ क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इस श्रेणी के जो सारे जहाज हैं उनका नाम एस से शुरू होता है और इन सभी जहाज़ों को बनाने का काम दिया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से जो 5 जहाज हैं जैसे कि आईसीजीएस सचेत, आईसीजीएस सुचीत,
ICGS सजग, फिर ICGS सार्थक और पांचवा है ICGS सक्षम। तो ये सभी पांचों के पांचों कमीशन कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट पांचवा था इसका नाम है ICGS सक्षम। इसको हाल ही में 16 मार्च 2022 को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन कर दिया गया है, यानी कि अब जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इसका इस्तेमाल कर सकेगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसको कौन से शिपयार्ड ने बनाया है, तो इनमें से किसी का भी पूछा जाए इन सभी को बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल भी हाल ही में बने थे, जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। इसे वास्तुकला में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इसीलिए इसको आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार के भी नाम से जानते हैं। तो जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये 2022 के लिए दिया गया है बुर्किना फासो के एक आर्किटेक्ट को, जिनका नाम है फ्रांसिस कैरे। और ये इस तरीके से पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिनको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस कैरे, और ये जिस कंट्री से हैं उसका नाम है बुर्किना फासो। हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये इस साल की पहली फार्मूला 1 रेस थी और हाल ही में इसका आयोजन किया गया है बहरीन में। तो इसको जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर्क ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स लेक्लर्क जो है ये मोनाको कंट्री के हैं और ये जिस कंपनी की कार ड्राइव करते हैं उसका नाम है फेरारी। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इस बार बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। ये मोनाको कंट्री के हैं और फेरारी कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन जो है ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट था जिसका हाल ही में आयोजन किया गया है। तो इसमें आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं। पहला कि पुरुष एकल के विजेता हैं विक्टर एक्सेल्सन जो कि हैं डेनमार्क कंट्री के, और महिला एकल का जो इवेंट हुआ था उसको जीता है नोजोमी ओकुहारा ने जो कि हैं जापान की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल को जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। इस इवेंट के अंदर भारत के लक्ष्य सेन ने भी हिस्सा लिया था, हालांकि वो फाइनल तक पहुंचे थे और विक्टर एक्सेल्सन से हार गए, यानी कि लक्ष्य सेन ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे महिला एकल का पूछा गया है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता? सो सही आंसर हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा। यहाँ पर नोजोमी ओकुहारा ने फाइनल में दक्षिण कोरिया की आन से योंग को हराया। 16 मार्च को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पंजाब में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए गए थे और यहाँ पर टोटल 117 विधानसभा सीटों में से टोटल 92 सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बहुमत की सरकार बनाई है और नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भगवंत मान। तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो इससे पहले थे चरणजीत सिंह चन्नी, तो चरणजीत सिंह चन्नी की जगह ली है भगवंत मान ने। सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन निम्न में से कौन से शहर के अंदर किया जाएगा? तो भारत के अंदर नेशनल लेवल की जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है उसका आयोजन किया जाना है ओडिशा के भुवनेश्वर में। हाल ही में शुरू हुई है 19 मार्च को और ये चलेगी इसी महीने के एंड तक, यानी कि 31 मार्च तक। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस बार मेजबान शहर है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहेगी? तो मूडीज अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान दिया है 9.1%। हालांकि इससे पहले ये अनुमान बताया था 9.5%, लेकिन अब मूडीज ने इस अनुमान को कम करके कर दिया है 9.1%। 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो अगर आपने मेरी 2021 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है ये 2019 में आखिरी बार हुई थी और उसके बाद 2020 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता नहीं हुई थी, और 2020 की जो प्रतियोगिता थी ये 2022 तक के लिए टाल दी गई थी जो कि अभी हुई है। तो हाल ही में जो 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई है, सबसे पहली बात आपको इसके बारे में याद रखनी है कि इसका आयोजन किया गया है प्यूर्टो रिको में। प्यूर्टो रिको में जो सैन जुआन शहर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है।
तो प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में इसका आयोजन किया गया और ये इसका 70वां संस्करण था। और इस बार मिस वर्ल्ड 2021 बनी है कैरोलिना बिलावस्का, जो कि है पोलैंड कंट्री की। तो पोलैंड देश की कैरोलिना बिलावस्का जो है ये मिस वर्ल्ड 2021 बन गई है। लास्ट टाइम 2019 में जो प्रतियोगिता हुई थी उसको जीता था टोनी एन सिंह ने, तो इस बार अब बन गई है कैरोलिना बिलावस्का। इस बार की प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था उनका नाम है मानसा वाराणसी। हालांकि ये टॉप 13 में ही शामिल हो पाई थी, उसके आगे ये नहीं जा पाई। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जीडी बिरला जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है इनका पूरा नाम है घनश्याम दास बिरला। तो इन्हीं के सम्मान में सन 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने एक पुरस्कार की शुरुआत की थी जिसको बोलते हैं जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। और ये पुरस्कार भारत के ऐसे वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के अंदर साइंटिफिक रिसर्च में योगदान दिया है। तो अभी हाल ही में जो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार अनाउंस किया गया है ये दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। प्रोफेसर नारायण प्रधान जो हैं इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है जिसके चलते इनको 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस दिन मनाया जाता है? तो सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल के 21 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हर बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की एक थीम भी रखी जाती है। इस बार रखी गई है फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगा 2022 के मार्च महीने के थर्ड वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं और इनकी थीम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। जैसा कि सबसे पहले 15 मार्च को मनाया गया इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये इसी साल पहली बार मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद 15 मार्च को ही मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इसकी इस बार थीम भी रखी गई है फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस। फिर इसके बाद 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस हर साल भारत के अंदर मनाया जाता है। इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे भी बोलते हैं। इस बार के नेशनल वैक्सीनेशन डे की थीम रखी गई है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। फिर इसके बाद 18 मार्च को मनाया गया वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है। फिर 20 मार्च को कई सारे डेज मनाए जाते हैं, उनमें से एक है विश्व गौरैया दिवस। तो गौरैया जो पक्षी होता है उसके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है आई लव स्पैरोस। फिर 20 मार्च के ही दिन फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और उन सभी के लिए एक एक लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। फिर 20 मार्च को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम रखी गई है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर ही जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वो जारी किया जाता है। इस बार के इंडेक्स में भारत की रैंक है 136, टॉप कंट्री है फिनलैंड। ये मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दिया है। फिर इसके बाद 21 मार्च को कई सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी थीम है फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फिर 21 मार्च को ही मनाया गया नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी इस बार थीम भी रखी गई है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। फिर 21 मार्च को ही मनाया गया विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग होता है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस हर साल 21 मार्च को बनाया जाता है। इस बार का विषय है इंक्लूजन मीन्स, इंक्लूजन मीन्स। फिर 21 मार्च के ही दिन मनाया जाता है विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। कुमुदबेन जोशी का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि यह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी।
तो कुमुदबेन जोशी जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, ये आंध्र प्रदेश राज्य की पूर्व राज्यपाल थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 1985 से लेकर के 1990 यानी कि 5 साल के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया था और ये आंध्र प्रदेश राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। यहाँ पर आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के अलावा इन्होंने भारत के 2 केंद्रीय मंत्रालयों में डिप्टी मिनिस्टर के रूप में काम किया था। एक तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और दूसरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इन 2 मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्होंने डिप्टी मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था। वैसे आंध्र प्रदेश के जो मौजूदा राज्यपाल हैं उनका नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र इनमें से किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए भारत में पहली बार वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो कि बनेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में ही आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय है। तो यहीं पर वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जाएगा, जो कि पूरे भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर होगा। भारत सरकार ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। यानी कि आपको बताना है कि श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में हेल्प करने के लिए भारत सरकार कितने बिलियन डॉलर का ऋण देगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 बिलियन डॉलर। और इसका इस्तेमाल श्रीलंका में वहाँ पर भोजन, आवश्यक उत्पाद और दवाओं के आयात के लिए किया जाएगा। इससे रिलेटेड समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए हाल ही में जो श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं बेसिल राजपक्षे, वो भारत भी आए थे और उन्होंने 15 मार्च को इससे रिलेटेड समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षे। तो महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और यहाँ के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो मिशन इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार का एक टीकाकरण अभियान है जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाता है। तो इस मिशन इंद्रधनुष के तहत जिस राज्य में अब तक सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है यह राज्य है ओडिशा। तो इस मामले में ओडिशा ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। और अभी आपको बता दूं मिशन इंद्रधनुष का चौथा चरण भी शुरू हुआ है, मिशन इंद्रधनुष 4.0। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो हुरुन नाम की एक संस्था है जो कि हर साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी करता है। तो 2022 के लिए ये लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलोन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। तो ये इस साल नंबर 1 पर हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर हम दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर है एलोन मस्क, दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। और अगर हम भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी की इस ग्लोबल लिस्ट में रैंक है 9th। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की रैंक भी पूछी गई है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है। तो मुकेश अंबानी की रैंक यहाँ पर है 9th, क्योंकि मुकेश अंबानी की जो टोटल संपत्ति है ये 103 बिलियन डॉलर हो चुकी है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया है। तो भारत के अंदर पहली बार डिजिटल वाटर डेटा बैंक बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है एक्वेरियम। तो इसके आप नाम से समझ सकते हैं कि इस डिजिटल वाटर डेटा बैंक के अंदर अलग अलग संस्थानों और सोर्सेज से जो पानी से जुड़ा डेटा है उसको कलेक्ट करके इस बैंक के अंदर रखा जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा। तो कर्नाटक की जो सरकार है उन्होंने बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से ही इस डिजिटल वाटर डेटा बैंक को लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर बना है, इसको बनाया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे कम है। मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MMR। तो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट ये होता है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, उसी को बोलते हैं MMR।
जैसे भारत का ओवरऑल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 103, यानी कि भारत के अंदर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 103 माताओं की डेथ हो जाती है। तो ये तो है भारत का ओवरऑल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। लेकिन अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के जिस राज्य का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है वो राज्य है केरल, क्योंकि केरल के अंदर प्रति 1 लाख जन्मों पर सिर्फ 30 माताओं की ही डेथ हुई है। वहीं अगर हम सबसे ज़्यादा किस राज्य में है ये देखें तो वो राज्य है असम, क्योंकि असम के अंदर मैटरनल मर्टिलिटी रेट है 205। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है। पूरे भारत का ओवरऑल है 103, केरल राज्य का सबसे कम है 30 और असम राज्य का सबसे ज़्यादा है 205। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जिस तरीके से भारत के अंदर स्पोर्ट्स पुरस्कार दिए जाते हैं उसी तरीके से जो मालदीव का पुरस्कार दिया जाता है उसमें इस साल एक भारतीय को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया है जिनका नाम है सुरेश रैना। तो सुरेश रैना भारत के पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क इनमें से किस शहर के अंदर लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये बनाया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी मैंने आपको बताया था भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक वो भी बेंगलुरु के अंदर बनाया गया है और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये भी बेंगलुरु के अंदर ही बनाया गया है। फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो हर महीने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जाता है पुरुषों और महिलाओं दोनों में। तो पुरुषों में फरवरी 2022 के लिए पुरस्कार दिया गया है भारत के श्रेयस अय्यर को। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद किसी भारतीय क्रिकेटर को ये पुरस्कार मिला है। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछें कि फरवरी 2022 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया है? तो महिलाओं में विजेता बनी है अमेलिया केर। और अमेलिया केर जो है ये न्यूजीलैंड की एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। एयर इंडिया एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो एयर इंडिया जो कि भारत की अब एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी बन गई है इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है एन चंद्रशेखरन को। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर भी बताया था कि एन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा सन्स और टीसीएस के भी अध्यक्ष हैं। तो अब एयर इंडिया का भी इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टोयोटा किर्लोस्कर। तो टोयोटा किर्लोस्कर जो कंपनी है उसने हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है ये हाइड्रोजन से चलता है और पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है। टोयोटा किर्लोस्कर ने इस ब्रांड को नाम दिया है टोयोटा मिराई। ये नाम भी आपको याद रखना है, टोयोटा मिराई इसका नाम रखा गया है। और इसको भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी उन्होंने खुद इसको लॉन्च किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए इनमें से किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पर हाल ही में यहाँ की जो राजधानी है एंटानानारियो, यहाँ की जो राजधानी है एंटानानारियो, यहाँ पर हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। और इसका उद्घाटन किया भारत के मेडागास्कर कंट्री में जो राजदूत हैं अभय कुमार ने। ये जो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क बनाया गया है ये महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के रूप में उन्हीं के नाम पर बनाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखिएगा। भूमि के रिकॉर्ड्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने दिशांक ऐप विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य की जो सरकार है उसने राज्य के लोगों के लैंड रिकॉर्ड्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप विकसित की है जिसका नाम है दिशांक। तो दिशांक नाम का जो एप्लीकेशन है ये कर्नाटक राज्य का भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है। हरियाणा के किस शहर में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है? तो भारत के अंदर हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हर साल हरियाणा के फरीदाबाद शहर में एक मेला लगता है
जिसको बोलते हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। और इस बार इसका 35वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है, जो कि 19 मार्च को शुरू हुआ और ये चलेगा 4 अप्रैल तक। तो ये जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका आयोजन हर साल एक ही जगह पर होता है और वो है हरियाणा का फरीदाबाद शहर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फरीदाबाद। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। तो इसमें हर बार की तरह देश के अलग अलग हिस्सों से जो हथकरघा शिल्पकार हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इस मेले के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला, पार्टनर कंट्री कौन सा है, यानी कि भागीदार देश कौन सा है। तो इस बार का भागीदार देश है उज्बेकिस्तान। इसके अलावा इस बार जो थीम स्टेट बना है, यानी कि थीम राज्य, वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दो बातें भी आपको याद रखनी है, उज्बेकिस्तान भागीदार देश और थीम राज्य जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा है। तो इस बार का थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, जिसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इनमें से किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया गया है इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने हेतु, और ये दिवस मनाया जाएगा अब से हर साल 15 मार्च को। तो इसी साल 2022 में ये पहली बार 15 मार्च को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर इस प्रस्ताव को 55 मुस्लिम कंट्रीज ने प्रायोजित किया था। हाल ही में चिली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं गैब्रियल बोरिक। तो गैब्रियल बोरिक जो हैं ये चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, और यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये चिली कंट्री के आज तक के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति भी बने हैं। इन्होंने स्थान लिया है सेबेस्टियन पिनेरा का। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा गैब्रियल बोरिक। चिली कंट्री की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी है सैंटियागो और यहाँ की करेंसी है पीसो। भारत का पहला मेडिकल सिटी, जिसको नाम दिया गया है इंद्रायणी मेडिसिटी, यह किस शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र का पुणे शहर। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के उपचार प्रदान करने के लिए एक मेडिकल सिटी स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र के पुणे शहर में। इसको नाम दिया गया है इंद्रायणी मेडिसिटी, यानी कि इस मेडिकल सिटी के अंदर ये भारत का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर सभी प्रकार के उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बनेगा महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में खबरों में रहा भविष्य का संग्रहालय, यानी कि द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, इनमें से किस देश के अंदर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको शॉर्ट में यूएई बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा शहर है दुबई। और इस दुबई शहर के अंदर हाल ही में द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर नाम की एक बिल्डिंग को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये एक 7 मंजिला इमारत है और इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ पर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सबसे बड़े शहर दुबई शहर में इसको बनाया गया है। चर्चित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका कौन है। तो हाल ही में टॉम्ब ऑफ सैंड नाम का एक उपन्यास चर्चा में रहा, जिसको लिखा है भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बुक हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है उसमें लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है ये किसी भी भाषा के उपन्यास को दिया जा सकता है, लेकिन उसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। तो उसी तरीके से एक भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री, जिनका ट्रांसलेटेड उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि इस लॉन्ग लिस्ट में तो टोटल 13 नॉवेल्स हैं, तो इनमें से किसी एक को ही इस बार का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिलेगा। तो ये बुक हाल ही में चर्चा में है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने और इसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रसिया और यूक्रेन के बीच में वार शुरू हुआ था
उसमें अभी तक जो रूस की सेनाएं हैं वो इस रेड कलर के एरियाज तक पहुंच चुकी हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कितनी निजी एयरलाइनों के साथ तालमेल किया था? तो जैसा कि आपको बताएं कि रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उस समय भारत के लगभग 20,000 जो नागरिक हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए थे। तो उनको भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। और इस ऑपरेशन के अंडर अभी तक भारत के अंदर 22,500 भारतीय नागरिकों को भारत में लाया गया है। तो इस पूरे ऑपरेशन के लिए टोटल 6 प्राइवेट एयरलाइंस के साथ में तालमेल किया गया था। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस ऑपरेशन के लिए जिन 6 एयरलाइंस का सहयोग लिया गया था उनमें से है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो फर्स्ट, एयर एशिया इंडिया। तो इन सारी एयरलाइंस के जरिए जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं जैसे पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा, इन सारे कंट्रीज से भारतीय नागरिकों को भारत में वापस लाया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि ऑपरेशन गंगा के तहत टोटल 90 फ्लाइट्स रवाना की गई थी, जिनमें से 14 फ्लाइट्स भारत की वायुसेना की भी थी, यानी कि इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। भारत ने यूक्रेन में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से किस कंट्री के अंदर स्थानांतरित करने का फैसला किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और यूक्रेन में स्थिति काफ़ी खराब है। तो ऐसे में भारत सरकार ने यूक्रेन के अंदर भारत की जो एम्बेसी है यानी कि दूतावास, उसको पोलैंड कंट्री के अंदर अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है यूक्रेन और इसकी राजधानी है कीव। तो यहाँ पर जो भारत की एम्बेसी है उसको अस्थायी रूप से पोलैंड कंट्री के अंदर ट्रांसफर किया गया है। किस देश के मशहूर पत्रकार और फिल्म निर्माता ब्रेंट रेनॉल्ड की यूक्रेन में रूसी सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका के एक मशहूर पत्रकार और फिल्म निर्माता हैं ब्रेंट रेनॉल्ड, जिनकी हाल ही में यूक्रेन कंट्री के अंदर रूसी सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी गई। तो बेसिकली 13 मार्च को रूसी सैनिकों के द्वारा कीव के पास जो इरपिन शहर है वहां पर यूक्रेन के रूसी आक्रमण को कवर करते हुए इनकी रूसी सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी गई। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखे हैं। इनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मार्च महीने के 3rd वीक से जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।